ओके बच्चों, हम लोगों ने ये निकाल दिया था एक्स वाई और जेड। अब इसके बाद इसे यहां पर एक कंडीशन और बनती है। अगर मैं ये कह दूं इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअसली है, मतलब लगातार है ना, एक जैसा है, तो क्या होगा, द साइन ऑफ समेशन इज रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन, तो जो साइन ऑफ समेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इंटीग्रेशन से, है ना। अच्छा कैसे हो जाएगा वो आपको करके बताना है। ये आपकी इक्वेशन सामने लिखी है। अब हमें इसी में इसके लिए लिखना है जिसमें बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके लिए लिखना है। बहुत आसान है बच्चों। x इज इक्वल टू, ये आपके कोऑर्डिनेट्स पहले से लिखे हैं x y z, तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसकी जगह समेशन की जगह इंटीग्रेशन x dm। अब एक स्मॉल मास ले सकते हैं आप बॉडी का, अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो मास कितना है, dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, और dm का इंटीग्रेशन भी होगा 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन x dm। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, x। कब, जब डिस्ट्रीब्यूशन मास का कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ गए ना। इसी तरह से आप इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y dm ऐसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन y dm, एंड z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z dm अपॉन इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू 1 अपॉन m और इंटीग्रेशन z dm। इनको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमें यहां पर ये बताना है, अगर कोई होमोजीनियस बॉडी है, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, तो उसके पास एक पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है ना। फॉर ए होमोजीनियस बॉडी हैविंग ए पॉइंट कॉमा ए लाइन और ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, कोई बॉडी अगर होमोजीनियस है तो वो एक पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकती है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं सेंटर ऑफ मास होमोजीनियस स्फीयर, तो होमोजीनियस स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई सेंटर ऑफ मास कोन का ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, उस कोन की जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगी सेंटर ऑफ मास को, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहले भी आपको सेंटर ऑफ मास को बताया है कि किस बॉडी का कहां पर हो सकता है या होगा। अब मान लीजिए ये तो बात होगी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर की। अब हमें क्या बताना है, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है, हमें उसकी क्या बतानी पड़ेगी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। क्या क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है और एक्सीलरेशन। तो हमें अब यहां बताना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी पहली, क्या थी, R इज इक्वल टू समेशन आई सिग्मा आई एम आई आर आई अपॉन कैपिटल M। हमें इसका मोशन बताना है तो इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करके लिखें तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट mn rn अपॉन
कैपिटल एम। तो हमें मोशन बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए क्या करना है, इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, वी गए इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन 1 थी आपकी, वही पड़ी रहेगी, इसको कर दो। तो क्या होगा, dr अपॉन dt, dr अपॉन dt इज इक्वल टू, करो इसको डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन m, और ब्रैकेट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, m1 dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 अपॉन dt प्लस डॉट डॉट mn drn अपॉन dt। बात क्लियर हो गई है, डिफरेंशिएशन समझ में आया बच्चों सबको। अब आप लोग जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन m, ये v हो गया, कैपिटल V, सिंबल का ध्यान रखेंगे 1 अपॉन कैपिटल M, यहां हो गया m1 v1, स्मॉल v1 है ये, स्मॉल सिंबल है, प्लस m2 v2 प्लस mn vn। क्लियर इतना। इसको भी ये लंबा सम है, तो इसको भी हम समेशन में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ i mi vi अपॉन कैपिटल M, ठीक है ना। या ये आयत पार्टिकल का मोमेंटम है, तो आयत पार्टिकल के मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी आई अपॉन कैपिटल एम। इतनी बात समझ में आई। इक्वेशन नंबर आगे डाल दो 4, जो क्रम से है, टॉपिक वही है अभी। अब मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि ये जो कैपिटल वी है वो क्या है, तो आप लोग बताओ यहां पर क्या है, ये वेयर कैपिटल वी क्या है, इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, is the velocity of the center of mass, ठीक है ना, and center of mass of the body, ठीक है ना, या center of mass of the system, अब बच्चों v1 v2 v3 ये क्या है, वेलोसिटीज हैं किसकी, v1 पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, v2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, v3 तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, p1 p2, अगर हम इसको एक्सपेंड करें p1 p2 आएगा। p1 p2 क्या होगा, पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम। तो हम इस m का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर हम लिख सकते हैं mb, ये mb इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ऑफ i mi vi, सिग्मा ऑफ i mi vi, और इनमें p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 सबका सम होगा, और सभी पार्टिकल के मोमेंटम का जो सम होगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे p से। तो यहां पर आ गया p, तो आपने देखा यहां क्या निकल के आया, mb इज इक्वल टू p, और ये बॉक्स में बंद कर सकते हैं यहां से, आप जानते हैं p इज इक्वल टू mb। यहां पर p क्या है, तो नीचे लिख देंगे वेयर p वेक्टर इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वेयर p वेक्टर इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। और अगर उसको डिफाइन करो तो क्या आएगा डेफिनेशन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द या इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो अब इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेयर p वेक्टर इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना, is defined as is of the system is equal to the total mass of the body multiplied by the
वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ऐसे कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये कहूं आपसे कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, if external force acting on the system is zero, अगर external force, if external force acting on the system, acting on the system is zero, अगर पूरे सिस्टम पर बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लग रहा, मतलब वो जीरो है, तो वी हैव एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का कंसेप्ट लीनियर मोमेंटम में मैं बता चुका हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी इज इक्वल टू जीरो। बताओ भाई होगा? तो यहां से P इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और P अगर कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे? एम बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर एम बी इज इक्वल टू कांस्टेंट तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बताओ भाई एक्सटर्नल फोर्स के जीरो करने पर V क्या आ गया? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आ गई? लास्ट कंडीशन है ये, किसी भी बॉडी की जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट होता है अगर वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो आप यहां पर नीचे लिख सकते हैं क्या? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, of the system is constant in the absence of external force, in the absence of external force, in the absence of external force। ठीक है ना? तो ये पूरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने बताया मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास में अब एक लास्ट चीज रह गई और वो है एक्सीलरेशन। ये हमने बता दी वेलोसिटी, अब क्या बता दें? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए आपको क्या करना है? उसी इक्वेशन को जो हमने लिखी थी mv वाली, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है ना? तो अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं फिर से, तो m dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा ऑफ आई, और यहां पर क्या होगा? d अपॉन डी टी, और यहां पर ब्रैकेट में होगा एम आई वी आई। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो m1 dv1 अपॉन डी टी प्लस m2 dv2 अपॉन डी टी और प्लस डॉट डॉट mn dvn अपॉन डी टी। और आप जानते हैं v1 v2 dv1 अपॉन dt क्या होगा? एक्सीलरेशन। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डॉट डॉट mn an, और ये आपका ma, f बराबर होता है ma। ये स्टेप मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, आया नहीं है यहाँ पे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? m dv अपॉन dt इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 और प्लस डॉट डॉट mn an। तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 और प्लस डॉट डॉट fn, और तब हम इसको लिखेंगे ma इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ i, और यहां पे लिख देंगे एफ आई। ठीक है? ये आ गया इसका एक्सीलरेशन। तो ये टॉपिक कंप्लीट, समझ में आया सबको? पढ़िएगा बार बार आप लोग, क्लियर होगा सब। अगले वीक में